नमस्कार, डीजे न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम चौपाल में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त देवास शाजापुर संसदीय क्षेत्र में खड़ा हूं। देवास शहर में जिला मुख्यालय है। देवास जिले की 3 विधानसभा सीटें देवास शाजापुर संसदीय क्षेत्र में आती हैं। देवास, हाटपिपलिया और बागली, सोनकच्छ। देवास, हाटपिपलिया और सोनकच्छ, और इन 3 सीटों में से देवास को भारतीय जनता पार्टी ने जीता है, जबकि सोनकच्छ और हाटपिपलिया में पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस विजय रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में यहाँ भारतीय जनता पार्टी विजय हुई थी। 2014 में जब मोदी जी की लहर थी, तब मनोहर ऊंटवाल यहाँ से सांसद बने थे, जो अब फिलहाल विधायक बन गए हैं। अभी तक दोनों पार्टियों ने यहाँ से अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं, लेकिन कशमकश इस बार बहुत तगड़ी है, क्योंकि ये विधानसभा, ये जिला, इस बार इसमें नए राजनीतिक समीकरण बने हैं। वो राजनीतिक समीकरण कुछ नई इबारत लिख रहे हैं, वो राजनीतिक समीकरण कुछ नई कहानी कह रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा के कई वरिष्ठ नेता हमारे साथ इस शो में मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, लेकिन साथ में हम जनता का रुख भी जानेंगे कि पिछले 15 सालों में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तो क्या काम हुए, क्या अपेक्षाएं थीं, उनमें से कितनी पूरी हुई, और क्या वजह रही कि जो जिला कभी भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता था, वो जिला इस बार इस चुनाव में दरक गई भारतीय जनता पार्टी की मजबूत दीवार। और कांग्रेस की रणनीति क्या है। कांग्रेस इस बार 2009 में जो सीट कांग्रेस के पास थी लोकसभा की, जो 2014 में उसने खो दी थी, वो सीट को इस बार फिर से कैसे पाने की कवायद कर रही है। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं ये यहाँ की जनता से सवाल करना चाहूँगा। हमारे बीच जनता के लोग मौजूद हैं, मैं उनसे सवाल करना चाहूँगा कि क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हैं यहाँ इस लोकसभा चुनाव के, क्या समस्याएं। सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगा कि क्या समस्याएं और क्या मुद्दे हो सकते हैं इस लोकसभा चुनाव में। इस लोकसभा चुनाव में जो पूर्व सांसद थे उन्होंने कोई विकास नहीं किया। जो पूर्व में सांसद सज्जन सिंह वर्मा जी थे, गेल गैस लेके आए, सीवरेज लेके आए और अभी ब्रिज का काम और ये सब लेके आए। तो इनका सिर्फ पहले राम मंदिर के नाम से चुनाव लड़े थे, वो चाय वाले के नाम से लड़े थे, और अब चौकीदार ले आए हैं। तो इनकी चलने वाली नहीं है अब, और जनता चाहती जो विकास करता है वही पार्टी को वोट देकर चुनाव। जनता विकास का मुद्दा चाहती है, जनता ये यहाँ पे सवाल उठा हुआ है। आप आम आदमी की तरफ से मुझे बताएं कि क्या क्षेत्र के मुद्दे हैं। देखिए, यहाँ पिछले 30 सालों में, 30 साल पहले देवास इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करता था, लेकिन 30 साल में यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार कोई विकास नहीं हुआ। 30 साल पहले जो देवास में फैक्ट्रियाँ थी, वो सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी है। 40 रुपये से लेकर 150 रुपये तक में देवास के युवाओं का शोषण होता है। 12-12 घंटे हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में शोषण हो रहा है युवाओं का। फैक्ट्रियाँ सब बंद हो चुकी है। मतलब रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, तीनों मुद्दे। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री दीपक जोशी जी मौजूद है। दीपक जोशी जी, यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। 15 साल आपकी सरकार थी और अभी भी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार ये मुद्दा बना हुआ है। नहीं, शिक्षा के लिए यहाँ पर गर्ल्स कॉलेज की स्थापना अलग से हुई, पृथक से। आप तो खुद शिक्षा मंत्री रहे। पृथक से होने के साथ साथ उसका विस्तार किया गया। विस्तार के साथ आपको टेक्निक शिक्षा में पॉलिटेक्निक की स्थापना हुई, बिल्डिंग की स्थापना हुई, और तो और साइंस कॉलेज की स्थापना हुई। इसके साथ साथ स्कूल को उन्नयन के काम भी बड़ी संख्या में हुए। जहाँ जिस विधानसभा से मैं आता हूँ, वहाँ 11 हायर सेकेंडरी और लगभग 29 हाई स्कूल आपको हार गए। ये भी ऑनलाइन हुआ। विकास का कार्य था। नहीं, देखिए, वो चुनाव के मुद्दे में कांग्रेस ने जो एक पॉइंट दिया था, 2 लाख तक के कर्जे माफ़ी की घोषणा, उससे कहीं ना कहीं मेरा पूरा ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र कहीं ना कहीं प्रभावित हुए। उसके कारण से नुकसान हुआ। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आप देखें कि स्कूल, अस्पताल की व्यवस्था को ठीक करने के साथ साथ निजी क्षेत्र में मेडिकल की स्थापना इसी देवास जिले में हुई है, बांगर में। और सरकार के माध्यम से जो काम हो सकते हैं, आज देवास को भी आप देखें तो स्वच्छता में 10वें नंबर पे आया, आज पूरे देश में 10वें नंबर पे स्थान प्राप्त किया। तो कहीं ना कहीं सांसद के साथ साथ सरकार के, पूर्ववर्ती सरकार के कामों को आधार पर आज ये रैंकिंग देवास ने स्थापित की है। आज देवास भारत के 10वें शहर में स्वच्छता के माध्यम से चिन्हित हुआ है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। क्या कर्जे माफ हुए हैं? ग्रामीण नेता भी हमारे बीच में थे। क्या इस सरकार के आने के बाद कर्जे माफ हुए हैं? झूठ, एक भी नहीं हुआ। चुनाव के बाद कांग्रेस ने जो घोषणा करी थी, किसानों के 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे, मेरे को नहीं लग रहा। पहले तो वो आचार संहिता का रास्ता देखते रहे, लाल, पीले, गुलाबी, हरे फार्म भरवाए। उसके बाद मुख्यमंत्री जी के नाम से किसान के पास संदेश पहुंचता है कि आचार संहिता लगने के कारण आपका कर्जा
चुनाव के बाद माफ़ किया जाएगा। जब ये चुनाव में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषणा करी थी कि 10 दिन में हम कर्जा माफ़ कर देंगे, 10 दिन में क्या 10 दिन में 10 दिन में कर्जा माफ़ नहीं होगा, 10 दिन में कर्जा माफ़ नहीं होगा तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। अभी तक तो इनके 5-7 मुख्यमंत्री बदले जाते हैं। एक चीज़ मेरे पास, मैंने खुद ने अपना केसीसी भरा, उसकी रसीद है मेरे पास, क्योंकि 4% से ब्याज बढ़ के 12% लगने लग गया था और बैंकों ने बोला कि तुम झूठ की सरकार थी। कांग्रेस ने झूठ की सरकार की घोषणा की जिससे कर्जा एक माफ नहीं हुआ। किसानों को जवाब ले लेते कांग्रेस से, मनोज राजानी जी जवाब ले लेते, कर्जे माफ नहीं हुए। ये जितने लोग बोल रहे हैं ये किसान हैं क्या? एक मिनट, मेरा अनुरोध ये है, इनके नेताओं को सूची दे दी है, ये कहें तो उनको सूची भी दे देंगे हम देवास की। अभी शिक्षा मंत्री पूर्व ने कहा कि 2 लाख के मुद्दों ने मुझे चुनाव हराया है, ये स्वीकार किया है। हम वचनबद्ध हैं, निश्चित रूप से एक आदमी का कर्जा माफ होगा। ये सबूत है, सुनो आप सबूत कर्ज माफी का हमने 25 लाख किसानों का कर्जा हम माफ कर चुके हैं। बाकी जो किसान बच्चे हैं, ये बीजेपी के शासन में इनके अध्यक्षों ने जो घोटाले करे हैं उसमें गलत लोग चिन्हित हो गए हैं, उनकी हम जांच कर रहे हैं और बाकी जितने 25 बच्चे हैं वो जांच होने के बाद उनको भी कर देंगे। किसान एक बड़ा मुद्दा बन गया है, और दोनों पक्षों के अपने दावे हैं। लोग कह रहे हैं, ये लोग दोनों पक्षों के दावे हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि एक सही बहस हो, उसके लिए जरूरी है, उसके लिए एक जरूरी बहस है। आपके पास भी आऊंगा, चौकीदार के मुद्दे पे बात करूंगा, मैं चौकीदार के मुद्दे पर भी आऊंगा। देखिए, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन आप पहले शांति बनाए रखिए। बहुत सारे मुद्दे हमारे पास हैं, बहुत सारे नारे हमारे भी। मैं आपका चाहता हूँ संगीता जी, मुद्दा ये है कि आपने बहुत सारे वादे करे थे, किसानों की बात हो गई। आपने कहा था युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता कब से मिलना शुरू होगा? देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने अपनी वचनबद्धता को पूरा करते हुए 76 दिनों में 83 योजनाएं जो कि हमने अपने वचन पत्र में दी थी उनको पूरी करके दिखाई है। और जहां तक युवाओं की बात है तो हम उनको 4000 रुपए स्टाइपेंड देकर, ट्रेनिंग देकर और उनको रोजगार देने का काम कर रहे हैं। 4 गारमेंट पार्क की स्थापना हमने कर दी है, उसका भूमि पूजन हो चुका है। इसके अलावा हम मध्य प्रदेश के 70% युवाओं को रोजगार देंगे। तो ये जो हमने वचन पत्र में कहा था, उन वचन पत्रों को पूरा करने का काम मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने किया है। और धन्यवाद। क्या वचन पत्र पूरा हुआ है? क्या कांग्रेस का वचन पत्र पूरा हुआ है? कांग्रेस की सरकार ने एक वादा पूरा नहीं करा, एक वादा पूरा नहीं करा है। पिछले विधानसभा में चुनाव में जो वादे किए गए थे उसमें मुख्य वादा था कर्जा माफी का, वो नहीं हुआ है। बेरोजगारी संबंधी कोई वचन पत्र में कोई बात पूरी नहीं है, केवल बरगलाया जा रहा है। जनता को लोकसभा चुनाव जीतने के लिए छोटी छोटी घोषणाएं करी जा रही है। केवल ट्रांसफर उद्योग लगा लिया इन लोगों ने और भारी पैमाने पे ट्रांसफर किए जाते हैं, फिर निरस्त किए जाते हैं, जिससे बड़ा लेन देन होता है। चलिए, ट्रांसफर बहुत हुआ, ट्रांसफर उद्योग शुरू हो गया है कांग्रेस का ट्रांसफर उद्योग। कोई ट्रांसफर उद्योग नहीं शुरू हो गया है। जो भ्रष्टाचार की सरकार इन्होंने बताई थी उसके लिए सही स्टेप्स लिए जा रहे हैं। और अभी जब से कमलनाथ जी ऑफिस में रहे 83 वचन उनके पूरे हो चुके हैं। सुबह ट्रांसफर होता है, शाम को कैंसिल हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि 50 उदाहरण मैं बता सकता हूँ। 50 उदाहरण आप बता सकते हैं, क्योंकि उनके रीजन रहे, उनके कई कारण रहे। उस सुबह और शाम में रीजन बदल जाते हैं। कोई रीजन नहीं बदलते। रीजन भारतीय जनता पार्टी क्या लेन देन होता है? पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह, विधायक लक्ष्मण सिंह ने कहा कि ट्रांसफर में लेन देन हो रहा है। कांग्रेस के विधायक कोई भी लेन देन नहीं हो रहा है, ऐसा उनका ट्विस्ट करके आप बयान प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा कभी भी नहीं कहा है। ये हमारी सरकार तो बिल्कुल झूठ
और उस पर चल रही है और बहुत ही अच्छा काम चल रहा है। 73 डेज में आते ही 83 वचन हम पूरे कर चुके हैं। चलिए बताइए, आप क्या सबूत बता रहे हैं, क्या सबूत बता रहे हैं आप? चुनाव का चुनाव के बाद देखो बना रही सरकार बना रही है किसी योजना की घोषणा। सिर्फ रुक जा, लूटने का काम है। आप हर चौराहे पे चले जाओ, पुलिस चालान लेके बैठी है, आम जनता को परेशान किए, पैसे चाहिए, पैसे सबको चालान बना रही है। किसानों का कर्जा माफ की घोषणा होने के बाद मेरा ये कहना है, जिन लोगों के कर्जे माफ हुए उन्हें प्रमाण पत्र दिए गए, जिन लोगों के कर्जे माफ नहीं हुए उन्हें बाकायदा सूची नहीं, प्रमाण पत्र दिए, कर्जा खाते में जमा हुआ है क्या पैसा? प्रमाण पत्र देने के बाद खाते में पैसा जमा हुआ है क्या? लगभग 70% लोगों के पैसे खाते में जमा हो चुके हैं। कोई रेशो है, जरूरी नहीं है कि सबके ही 2 लाख हो। जिसका कर्जा कम माफ हुआ, जिसका कर्जा ज्यादा था उसका कर्जा ज्यादा माफ हुआ, और जिन लोगों के कर्जे माफ नहीं हुए उन्हें बाकायदा कांग्रेस कमेटी द्वारा सूचना दी गई कि आफ्टर इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन चुनावी मुद्दा क्या है भाजपा का? लोकसभा का चुनावी मुद्दा क्या है? देखिए, केंद्र का चुनाव है, राष्ट्रीय मुद्दों पर आधारित चुनाव होता है। ये चुनाव राष्ट्रवाद बनाओ, राष्ट्रवाद के विरोधी ताकतों का है, जो देश को बंटना चाहती, खंडित होना देखना चाहती, देश को कमजोर देखना चाहती। एक तरफ हमारे पास मजबूत प्रधानमंत्री, मजबूत सरकार, जिसने एक नहीं 2 निर्णय, कल का निर्णय भी हमारे लिए गौरव का विषय है। ऐसे कामों के माध्यम से निश्चित रूप से भाजपा ने आज जो देश को ऊंचाइयां दी है, उस ऊंचाइयों के साथ हम मैदान में उतरे कि मजबूत भारत चाहिए। अर्थव्यवस्था में भी आज हम मजबूत हुए, हमारी GDP बढ़ी है, हमारी महंगाई दर कम हुई है। ऐसे दृष्टिकोण में निश्चित रूप से जो अगला चुनाव है। मनोज राजानी जी, भारत का जो सुरक्षा का मुद्दा है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, वो इस चुनाव में कितना काम करेगा? मोदी सरकार के रहते हुए एयर स्ट्राइक हुआ है, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, ये मुद्दा चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा बनेगा? निश्चित रूप से हर भारतवासी के गर्व की बात होती है जब भी कोई बात होती है, पर ये जो राजनीति करते हैं ये सबसे गंदी बात करते हैं, इससे मनोबल गिरता है। मैंने कहा हम सैल्यूट करते हैं उन सैनिकों को जिन्होंने भारत की रक्षा की है। ये लोग हर बात में राजनीति करना आती है इनको। ये सबसे बड़ा गंदा मुद्दा इनका यही है कि इन्होंने सैनिकों के ऊपर राजनीति की। इससे बड़ी बेशर्मी की बात नहीं हो सकती कभी भी। क्या पहले एयर स्ट्राइक नहीं हुई? क्या इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं किए? क्या पहले हमारा ये कहना है इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े वो ये कहेंगे कि मोदी ने हमला किया, नहीं किया, वो तब भी सेना ने किया था, हमने कभी क्रेडिट नहीं ली। ये सैनिकों को सलाम है, ये भारत की सेना को सलाम है। हम भारत के सैनिक को सलाम करते हैं, ये मोदी को सलाम कर रहे हैं। हम भारत इंडियन आर्मी को सलाम करते हैं जिन्होंने इतनी अच्छी काम करी। क्या सबूत मांगना ठीक है? क्या सबूत अंतरिक्ष में भी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी मोदी जी ने, सबूत चाहे ले ले। क्या सबूत मांगना ठीक है? भाईगा सेना का स्ट्राइक का सबूत मांगना ठीक मानते हैं आप? हाँ, ठीक मानते हैं, बिल्कुल ठीक। तो ठीक है, बताइए क्या है कि उसकी जांच होना चाहिए पूरी तरह। इतना ब्लास्ट कहाँ से आया और इतने जब अपने वो है नाके वगैरह है तो उसके असल में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा इशू कर्ज माफी को बनाया था। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि कर्ज माफ होने के पहले कोरे सर्टिफिकेट बांटे। सुनो तो सही, एक भी आदेश अगर जारी हुआ हो तो ये लोग बता दें, एक भी आदेश जारी। इनका ये कहना है कि सर्टिफिकेट मिले हैं, पैसे खाते में जमा नहीं हुए। इनके नेताओं को कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी सूची सौंप दी है। अरे पैसे खाते में तो माफ हुए ना। सरकार का मतलब क्या होता है? क्या नगद पैसे थोड़ी आएंगे? सरकार ने पैसे माफ किए। सर, रोजगार की हर सोसाइटी में हर जैसे आप जो आपके इस चैनल के माध्यम से
मैं देवास शहर का जो औद्योगिक क्षेत्र खत्म हो चुका है वो बात उठाना चाहता हूँ। जब से एक सोसाइटी जब से प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार थी, सिर्फ MOU साइन हुए, एक भी उद्योग नहीं लगा, उद्योग नहीं आए। आप ये बताएं, ये 1 मिनट, बीजेपी का व्यक्ति एक सोसाइटी का नाम बताए, एक सोसाइटी का नाम बताए, हम ये बताते हैं कितना कर्जा माफ हुआ। एक सोसाइटी का नाम बताए, एक सोसाइटी का नाम बताए, एक सोसाइटी का नाम बताओ। ये ऋण मुक्ति का सबूत है, ये ऋण मुक्ति का सबूत है। हर सोसाइटी में एक सोसाइटी निश्चित रूप से विधायक बैठे हैं, अध्यक्ष बैठे हैं, 35 लाख किसानों का कर्जा माफ करने वाली कांग्रेस की सरकार 4 लोगों का ऐसा करते हैं। इसमें लिखा है कि आचार संहिता का आपका ऋण अभी माफ नहीं हुआ, बाद में देखेंगे। किसानों को 35 लाख किसानों को कर्जा माफ करने वाली सरकार ये बात कर रही है, 5 लोगों का सर्टिफिकेट बता रही है। सबूत दिखाया उन्होंने। एक मिनट, आप इनसे सुनिए, एक मिनट, एक भी सोसाइटी का नाम बीजेपी बताएं कि इस सोसाइटी में कर्जा माफ नहीं हुआ। चलिए, कर्जा माफी की बात हो गई। कर्जा माफी के अलावा दूसरे भी मुद्दे हैं, कर्जा माफी के अलावा दूसरे भी मुद्दे हैं। क्या उद्योग और क्या देवास शाजापुर में नए उद्योग लगे हैं? क्या देवास शाजापुर में नए उद्योग लगे 15 साल में? कोई उद्योग नहीं लगा और सारे उद्योग धंधे चौपट कर दिए बीजेपी ने। और 23 मई को देगी भाजपा घर जा रही है 23 मई को। अरे ना सड़क, ना पानी, ना बिजली, कुछ व्यवस्था नहीं है और ना नया कोई डेवलपमेंट नहीं करा सांसद। यहाँ का सांसद लापता, यहाँ का सांसद लापता है। 450 स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बंद हो गई है देवास में पिछले 15 साल में। इलेक्ट्रिफिकेशन और लाइट पानी के बड़ी नेता है सुषमा स्वराज, इतनी बड़ी नेता है जो इसी जिले से सांसद हैं, आज तक उस लोकसभा में अभी तक नहीं आई है। और नंद कुमार चौहान भी है। सांसद ढूंढ कर लाओ 5000, सांसद ढूंढ कर लाओ 5000 रुपए। एक मिनट, किसानों का कर्जा कितना भी होगा, 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे तय है। हमने कहा 45,000 करोड़ बजट में 5,000 करोड़, इसीलिए कर्जा है, 5,000 करोड़ का बजट प्रावधान किया, 1,000 करोड़ किया। क्या ये कहा जा रहा है कि कर्जे के लिए सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए दिया आपने? मेरी बात सुनो, हम स्टेप बाय स्टेप कर्जा माफ कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप कर्जा माफ कर रहे हैं। कई सोसाइटियों में, इनके ख्याल में कई सोसाइटियों में इतना भ्रष्टाचार हुआ है कि किसानों के नाम पर इन लोगों ने लोन ले लिया। उस लोन को दीपक जी, ये कहा जा रहा है कि सांसद 5 साल सांसद लापता है, ये कहा जा रहा है सांसद हर जगह। आपने देखी किस तरह से गर्मा गर्मी हो गई है। मेरे साथ एक RTI एक्टिविस्ट है। आप बताइए, देवास शाजापुर के मुख्य चुनावी मुद्दे क्या हैं? अगर हम विकास की बात करें तो देवास शाजापुर में विकास का स्तर क्या है और बड़े मुद्दे क्या हैं? सबसे पहले तो देवास संसदीय क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, दोनों ही दल शायद शांति से सुनेंगे, ऐसी विनती करता हूं। आप तो अपनी बात कहते हैं। यहाँ पर मुख्य मुद्दा है रोजगार का।
दोनों ही दल यहाँ पर है और ये बोले, अभी इनसे जवाब लीजिए आप लोग कि आप मैनिफेस्टो में उसको शामिल करेंगे, स्थानीय युवाओं की प्राथमिकता उसको तय करें। सिर्फ यहाँ पर टॉक शो हो रहा है, ये अपने मैनिफेस्टो में उन मुद्दों को शामिल नहीं कर रहे हैं। दूसरा, किसी भी शहर का विकास वहाँ की नगर पालिका निगम के आर्थिक आय पर निर्भर होता है। नगर पालिका निगम पूर्ण रूप से देवास के कंगाल हो चुकी है। आय के नए स्रोतों की खोज करना थी, जो कि इन्होंने नहीं करी। हमने आय के नए स्रोतों की खोज करने हेतु इनको प्रपोजल दिए, उस पर इन्होंने काम नहीं करा और नगर निगम के पास संसाधन होने के बावजूद निजी संस्था को वो कार्य मिला और निजी संस्था करोड़ों कमा रही है और नगर निगम करोड़ों कमा सकती थी और आर्थिक रूप से मजबूत हो सकती थी। जवाब ले लेता हूँ। रोजगार का बहुत बड़ा मुद्दा है, मैं ले लूंगा जिससे जवाब लेना है। आप देखिए सुरेंद्र जी, 15 साल आपकी सरकार रही और रोजगार का भी मुद्दा है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा। देखिए, रोजगार एक ऐसी समस्या है, बहुत तरह से उसको मोबिलाइज किया जा सकता है। हमारी सरकार ने शिक्षित बेरोजगारों के लिए ऐसे भिन्न समुदाय के लोगों के लिए ऋण दे करके उनके छोटे छोटे बड़े उद्योग, मध्यम उद्योग स्थापित करने के लिए उनको सुविधा दी है, उसको अनुदान दिया है, सब्सिडी दी है, जिसमें लाखों की संख्या में लोगों को रोजगार मिला है। अब आप सोचिए, शासकीय नौकरियाँ लिमिटेड होती हैं, संविदा भी नियुक्ति होती है, उसकी एक प्रोसेस होती है, इसलिए विलम्ब होता है उसके अंदर। काफ़ी लोगों को रोजगार मिला है, काफी लोग ये गलत होते हैं, उद्योग नहीं लगते। देवास में नई 7 फैक्ट्री आई है और जहाँ तक ये कह रहे कि आय का साधन नगर निगम के, तो जब नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी तब से लेकर आज तक देख लो हमने आय के कितने स्रोत खोजे हैं और इस देवास शहर में कितने विकास कार्य हुए हैं, ये सब पूरे देवास की जनता जानती है। इसलिए आज देवास में भारतीय जनता पार्टी के पूरे यहाँ सांसद विधायक सब है। मनोज जी, जब इतना कुशासन था, जब इतना कुशासन था 15 साल का, तब भी देवास में आपकी पार्टी क्यों हार गई? देखिए अलग मुद्दे होते हैं। इनकी सरकार इसीलिए नहीं बन पाई कि झूठ बोल के इन्होंने वोट लिए। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, देखिए तो अलग मुद्दे होते हैं। हर विधानसभा क्षेत्र की परिसीमा अलग तरीके का होता है। मैं एक पर्टिकुलर देवास की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे आसपास की और बात कर रहा हूँ। शिक्षा मंत्री जी क्यों हार गए? हर विधानसभा का अपना अपना क्षेत्र का सीमा वर्दी होती है, नया परिसीमन होता है, वो अलग मैटर होते हैं हार जीत के। इनकी सरकार क्यों हटी, इस पे हमको बात करना चाहिए कि इन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिया, कितने लोगों की ऋण माफी करी, कितने नए उद्योग खुले। एक भाई कह रहे हैं 7 नए उद्योग खुले, नाम बता दे, या कितनी बंद हुई फैक्ट्री उसके नाम में दे देता हूँ 15 साल में। एक भी इन्वेस्टर मीट में इनके विधायक सांसद अगर गए होंगे तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। देवास के युवाओं की अगर बात की होगी तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। अगर एक देवास के किसी युवा को रोजगार मिला होगा तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। बेरोजगार नहीं है देवास जवाब देना। इन्वेस्टर मीट में कौन गया? वही बात जवाब देना। नए निवेश की दृष्टि से हम अगर देखें तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। कांग्रेस के शासन में जो अंधेरा था उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बाहर निकाल के 24 घंटे गांव में बिजली सप्लाई दी और खेतों को उपलब्धता के आधार पर बिजली दी। आज बिजली की समस्या का संपूर्ण समाधान बीजेपी ने किया। प्रधानमंत्री सड़क के माध्यम से सड़कों का बहुत बड़ा सुदृढ़ीकरण सरकार द्वारा किया गया। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार किया गया। आज अगर हम यहीं का देखें, इसी देवास का, तो इस औद्योगिक परिक्षेत्र में आज विस्तारीकरण के साथ साथ नई इंडस्ट्री को लाने का जो प्रयास किया गया। कहना है कि देवास के युवाओं को रोजगार नहीं मिलता, कई फैक्ट्रियां बंद हो गई और वो एमओयू साइन हुए, कागजों पर साइन हुए, नई फैक्ट्रियां किया जाता है। मध्य प्रदेश की सरकार ने जो एमओयू किए थे उसमें काफी हद तक धरातल पे होते हैं। देवास जिले में भी हमने सरसोदा में नया औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया। अभी 3 फैक्ट्रियां वहां पर आ गई है। हमारे चापड़ा के पास एक औद्योगिक क्षेत्र है, वहां पर एक फैक्ट्री आई है। हम ग्रामीण क्षेत्रों का विस्तारीकरण कर रहे हैं लगातार। जब आपका उम्मीदवार कौन होगा लोकसभा में? देखिए, हमारी यहाँ पार्टी पे जो अच्छा कार्यकर्ता है उसको विचार मंथन के साथ कर सकते हैं। हम अच्छे कार्यकर्ता को ही मैदान में लाएंगे। अभी हमारे संगठन पे विचार विमर्श चल रहा है, बहुत जल्दी हमारा प्रत्याशी आएगा। कांग्रेस का उम्मीदवार कौन हो सकता है? जय सिंह जी, आप बहुत वरिष्ठ नेता, कांग्रेस की तरफ से कौन उम्मीदवार, संभावित उम्मीदवार हो सकता है? कांग्रेस की तरफ से हमारे पास ये चुनाव क्योंकि आखिरी फेज में है 19 को,
हमारा उम्मीदवार का हमारा चयन हो चुका है। जैसे ही हम तैयारी हो चुकी है और हमारी प्रारंभिक तैयारी भी चुनाव की हो चुकी है, जैसे ही यहाँ पर हमारी चुनाव की घोषणा होगी, मतदान की तिथि, नाम अगर तैयारी हो चुकी, नाम बताने में क्या तकलीफ है? नहीं है, हमारे पास नाम मालूम है, हमारा तो बता दीजिए। नहीं, अभी नाम हम नहीं, पार्टी लेवल पे नाम बताया जाता है, हाईकमान नाम बताया देता, हम लोगों को बता दिया गया। आपकी तरफ से पार्टी से एक नाम चल रहा है जो कबीर भजन गायक है, वो पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। अचानक एक आदमी जो कबीर के भजन गाता रहा अब राजनीति के भजन गाएगा, क्या वो ठीक लगता है आपको? ऐसे सम्मानीय व्यक्ति के लिए पद्मश्री अवार्डेड हैं, उनके लिए गाने के लिए पद्मश्री। मेरी बात सुनिए, इनको ये नहीं पता है, इनको ये नहीं पता 2 महीने पहले हुकुम सिंह करवा जी, सज्जन वर्मा जी और मनोज अजानी तीनों ने मिलकर उनका नाम तय कर लिया हम लोगों ने। और जहां तक सवाल है, हम अधिकृत नहीं है घोषणा करने के लिए, पार्टी के हाईकमान तय करती है। परंतु जिस दिन वो टिप्पणी चुनाव लड़ने आएंगे, चलिए देखिए ना, कांग्रेस में कोई पैराशूट कैंडिडेट नहीं है, वो पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, पैराशूट कैंडिडेट। लोकसभा चुनाव में बताइए, विधानसभा चुनाव में उन्होंने आपका काम किया, आपकी पार्टी का काम किया विधानसभा चुनाव में उन्होंने? लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाता है और यहाँ पर कैंडिडेट कोई भी आ सकता है, ये दोनों ही पार्टियों में होता है, ये केवल कांग्रेस में ही नहीं है। क्या कांग्रेस पैराशूट कैंडिडेट उतार रही है? क्या कांग्रेस पैराशूट कैंडिडेट उतार रही है? मेरा ये कहना है, कांग्रेस पार्टी का क्रेज देख लो आप कि पद्म भूषण पद्मश्री प्राप्त व्यक्ति कांग्रेस से लड़ने को लड़ाए थे। इसका मतलब वो लड़ाई थे या आप उनको लड़ाने के लिए लड़ाई थो? वो लड़ाई थे या आप लड़ाने के लिए लड़ाई थो? जनता चाहती है उनको, और अगर टिकट हाईकमान देता है तो क्या पैराशूट कैंडिडेट है ये? नहीं, पैराशूट उम्मीदवार नहीं है। हाईकमान उन्होंने पद्मश्री भजन गाने में लिए, ना कि राजनीति में लिए। उनका राजनीति से दूर दूर तक वास्ता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पैराशूट उम्मीदवार को लाना चाहती है, कोई नाम नहीं है, कोई पता नहीं है, नाम नहीं, जो पार्टी का कार्यकर्ता नहीं। राष्ट्रीय मुद्दों को, देश की तरक्की, दिशा और दशा तय करने का चुनाव है, देश की दशा और दिशा तय करने का चुनाव है। क्या पैराशूट उम्मीदवार है? बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी का उम्मीदवार कौन है? उम्मीदवार है कमल। ये तो पार्टी का निर्णय है, पार्टी पार्लियामेंट में किसका संभावित होना चाहिए? ये होना चाहिए, पार्टी का निर्णय है, कार्यकर्ता को ही मिलेगा। चलिए, उनने तो मन बना लिया, कांग्रेस ने तो लगभग मन बना लिया प्रहलाद टिप्पणी लड़ाने का। आपका उम्मीदवार कौन हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता उम्मीदवार होता है। हमारा नहीं, ये जवारी जमा खर्च मत करिए, जवारी जमा खर्च मत करिए, ठोस बात करिए। भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार तो तय कर लिया, जब कांग्रेस घोषणा नहीं कर रही तो हम भी वही बताएंगे। अरे कांग्रेस कुआं में गिरेगी तो आप भी गिर जाओगे। राष्ट्रीय नेतृत्व घोषणा करेगा और हमारा उम्मीदवार स्थानीय उम्मीदवार हमारा होगा। वास्तव में कांग्रेस की संस्कृति रही है, वो जातिवाद के ऊपर टिकट बांटती रही है। इस देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस ने जातियों को जाति से लड़ाया और उम्मीदवार तय करे, और इसी स्ट्रेटेजी के तहत हमारे को आज भारतीय जनता पार्टी को टिकट रोक के रखना पड़ा। ये चूंकि जातिवाद का जहर इन्होंने जो घोला है, उसका कहीं कहीं हम लोगों को भी उपचार करना पड़ा। कांग्रेस के पास एक उम्मीदवार का नाम है जो राजनीति में सक्रिय नहीं है, जो निश्चित रूप से बहुत अच्छे भजन गायक हैं, उन्हें पद्मश्री भी मिली है भजन के लिए, जो संभावित उम्मीदवार है, लेकिन वो पैराशूट उम्मीदवार है क्योंकि वो कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का अभी तक नाम पता नहीं है। क्या आपकी पार्टी में खींचतान है इसलिए नाम घोषित नहीं कर रहा है? पार्टी में खींचतान नहीं, हमारे कोई खींचतान नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं, कोई गुटबाजी नहीं है। हमारी व्यवस्था, पार्टी में झगड़ा है, पार्टी में अलग अलग गुट है। उम्मीदवार को कार्यकर्ता होने के नाते दावेदारी मेरी है। अगर नहीं देगी तो पार्टी का काम करूंगा मैं, और देगी तो चुनाव, सब कार्यकर्ता चुनाव लड़ूंगा। अगर आपको टिकट नहीं मिलेगा तो फिर किसको मिलेगा? किसी को मिले, पार्टी किसी भी योग्य व्यक्ति को उम्मीदवार बनाएगी। ये पार्टी की अपनी व्यवस्था, पार्टी का अपना सिस्टम है, पार्टी का सिस्टम। भारतीय जनता क्या भारतीय जनता पार्टी के अखिल भारतीय महामंत्री क्या भजन नहीं गाते हैं? वो इतने बड़ा नेता बने, वो भी भजन गाते हैं यार। तो किसी ने भजन गाते हो क्या करा? भजन गाना गुना नहीं है, वो आपकी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, उनका पैराशूट उम्मीदवार है। वो क्या पैराशूट उम्मीदवार को आप स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे। पैराशूट उम्मीदवार को स्वीकार करेंगे? कौन? कांग्रेस पैराशूट उम्मीदवार को स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे। पैराशूट उम्मीदवार को कांग्रेस स्वीकार नहीं करेगी। कांग्रेस के कार्यकर्ता बोल रहे हैं
पैराशूट उम्मीदवार को स्वीकार नहीं करेंगे। देखिए, मैंने पहले ही कहा आपको, ये मुद्दे पे चुनाव, राष्ट्रीय मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाता है। यहाँ आप जो पैराशूट की बात कर रहे हैं, आप सड़क की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में सड़क के कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं जिनको उम्मीदवारी की बात कही जा रही है। क्या पार्टी उनको टिकट दे रही है क्या? भारतीय जनता पार्टी, मेरा ये कहना है कि सड़क के उम्मीदवार को निश्चित रूप से सुनिए, पहला उद्देश्य होता है चुनाव जीतना और राष्ट्रीय मुद्दों में चुनाव लड़ा जाएगा और सबसे अच्छा उम्मीदवार कांग्रेस का आएगा और 3 लाख वोट जीतेगा। मैं तो कहता हूं उनका सांसद को टिकट क्यों नहीं दे रहा? चलिए, सांसद को टिकट क्यों नहीं दे रहा? कमलनाथ जी की सरकार बनने के बाद से, कमलनाथ जी की सरकार बनने के बाद से मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है। लगातार अपहरण हो रहे हैं। 17 में 2 अपहरण होकर आत्महत्या हो गई, मुरैना में अपहरण हो गया, पुलिस वालों को मालूम होगा। कानून व्यवस्था खराब होने का कारण क्या है? कानून व्यवस्था बिल्कुल भी खराब नहीं हुई जब से कमलनाथ जी की सरकार आई। पूरे देश में इन्होंने मासूम बच्चों की हत्या हुई है, उसका प्रॉपर, उस चीज पर सारे नियम लिए जा रहे हैं। उस पर सारे मुरैना के अंदर गुंडों को पुलिस की कस्टडी में से गुंडे छुड़ा कर ले गए। उस पे पूरी तरीके से कार्यकर्ता किसके, सबको पता है कौन लोग इसके लिए वोट हत्या उन बच्चों की, उस पे पूरी तरीके से चल रहा है। उस पे पूरी तरीके से हम स्टेप्स ले रहे हैं कि उसको चलिए। क्या कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी चरमरा गई है। सारे जगह इनने आदमी खड़े करके शुरू कर दिया है, वसूली प्रारंभ हो गई है। कानून व्यवस्था पूरी ध्वस्त है। तबादला उद्योग पूरे प्रदेश में चल रहा है। 1380 अधिकारियों को ट्रांसफर किए जाते हैं, उसमें से 1100 के आसपास निरस्त किए जाते हैं, संशोधित किए जाते हैं। चलिए, राष्ट्रीय मुद्दा नारेबाजी के अलावा अगर मोदी जी हार गए तो विपक्ष का प्रधानमंत्री कौन होगा? विपक्ष का प्रधानमंत्री देखो, इनके पास पाकिस्तान के अलावा कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? राहुल गांधी। आपके पास प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन हो? राहुल गांधी। लेकिन आप तो उतनी सीटों पे भी नहीं लड़ रहे कि अपनी दम पे सरकार बना सके। इतनी सीट पे तो भारतीय जनता पार्टी भी नहीं लड़ रही है। 46 दल 352 उम्मीदवार तब तक घोषित कर, 46 दल की सरकार बनी थी पहले भारतीय जनता पार्टी की। कई दल उन्हें छोड़ के चले गए। यदि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो सपा, बसपा, ये सारे जो क्षेत्रीय दल हैं, ये भी बशर्त। सवाल ये है कि आपकी पार्टी को जिन लोगों ने तैयार किया, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, आप उनको बेइज्जती करके उनके टिकट काट रहे हैं। कोई बेइज्जती नहीं किया, उन्होंने खुद मना किया चुनाव लड़ने से, क्योंकि उनकी उम्र 52 साल है। 52 साल की उम्र हो चुकी है। स्वेच्छा से मना किया लालकृष्ण आडवाणी कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता का पानी हो रहा है। क्या कांग्रेस में राहुल गांधी से कोई वरिष्ठ नहीं है? जब कांग्रेस में खाली गांधी परिवार का ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है क्या? ये आरोप भारतीय जनता पार्टी पर। देखो, आडवाणी जी की उम्र 52 साल की है। 52 साल की उम्र में वास्तव में ये सुचिता की दृष्टि से भी ठीक है। मुरली मनोहर जोशी आडवाणी का टिकट काटना उचित है? नहीं, देखिए, उनका टिकट नहीं काटा गया। ये मार्गदर्शक मंडल के सदस्य, उनके मार्गदर्शन के आधार पर ही ये निर्णय लिया गया। आपके पिताजी मध्य प्रदेश के सबसे वरिष्ठ भाजपा नेता, उनसे पार्टी मार्गदर्शन लेती है? हमेशा लेती है, हमेशा। क्या कैलाश जोशी से पार्टी मार्गदर्शन लेती है? बिल्कुल नहीं लेती है, ये झूठ बोल रहे हैं। उनके मन की पीड़ा मैं जानता हूँ, मेरे पिता तुल्य हम। दीपा, एक मिनट, कैलाश जोशी जी इस देवास जिले की शान है। कैलाश जोशी जी, सुनिए आप, हम सबके पिताश्री हैं। वो राजनीतिक रूप से मैं कह रहा हूँ, इनके बीजेपी के नहीं, हमारे भी हैं, परंतु जो दुर्दशा भारतीय जनता पार्टी ने की है बुजुर्गों की, वो कोई नहीं कर सकता। सब झूठ बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी में बुजुर्गों की दुर्दशा, भारतीय जनता पार्टी में बुजुर्गों की दुर्दशा। आडवाणी जी का टिकट कट गया, मुरली मनोहर, इसका जवाब बड़े
वरिष्ठ नेताओं के साथ ये इस तरह का व्यवहार क्यों किया जा रहा है? देखो, वरिष्ठ घर में भी वरिष्ठ रहता है, वो मार्गदर्शक रहता है, काम तो युवा ही करता है। और उनका कहना है कि युवा काम कर रहा है तो उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बना लेगी। चलिए एक मिनट, एक सवाल मैं आप सबसे उछाल रहा हूँ। एक सवाल, महत्वपूर्ण सवाल, कि अगर भारतीय जनता पार्टी या उसका गठबंधन जीता तो नरेंद्र मोदी बहुत साफ तौर पर प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, लेकिन अगर आप दुनिया का कौन बनेगा? राहुल गांधी बनेगा महागठबंधन का प्रधानमंत्री, राहुल गांधी बनेंगे, इनको पसंद करेंगे, सब करेंगे। ममता जी ने बंगाल में एक रैली आयोजित करके देश को अगर मोदी हार गए, भाजपा हार गई, तो प्रधानमंत्री कौन? आपका तो कोई नाम ही घोषित नहीं है। देखिए, बहुमत के आधार पर तय होगा, सारे दल मिलकर तय करेंगे। निश्चित रूप से मोदी की सरकार नहीं बनेगी, ये तय मान के चलना। किसकी बनेगी? फिर किसकी बनेगी? देश के लोगों की बनेगी, जो जनता चाहे। यूपीए प्रधानमंत्री कौन? यूपीए का राहुल गांधी होंगे। इससे शर्म की बात क्या